कि बेरोजगारी की समस्या, अर्थव्यवस्था की रिसेशन, मंदी, उस पर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये कानून लाए जा रहे हैं। ये बात कुछ परसेंटेज में सच हो सकती है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में हम कुछ कर पा नहीं रहे, उसमें काफी बड़े पैमाने पर हम असफल हो रहे हैं। कई अर्थशास्त्रियों ने कहा, आरबीआई के पुराने गवर्नर ने भी कहा कि हमको झूठे आंकड़े देने के लिए मजबूर किया जाता है। यानी आज जो 4.5% जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी की, वो भी बात सच है कि नहीं, झूठ है, इसके बारे में लोगों के मन में संदेह निर्माण हो गए हैं। लेकिन मोदी जी को तो पता होगा, गवर्नमेंट के अंदर के लोगों को तो पता होगा कि अपनी क्या स्थिति है। बेरोजगारी की समस्या लोगों के ध्यान में आती है, सबके ध्यान में आती है, सरकार के ध्यान में नहीं आती है, ऐसा तो संभव नहीं होगा। लेकिन उस क्षेत्र में कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि उसकी प्रधानता ही नहीं। डीमोनेटाइजेशन इतना गलत कदम था जिसको अर्थशास्त्री की एबीसीडी नहीं समझती है, ऐसा ही आदमी ऐसा काम कर सकता है। मैंने डीमोनेटाइजेशन का तो पहले समर्थन किया था, अच्छी बात। तब मेरे मन में ये नहीं आया था कि पहले से इन्होंने नोट छाप कर नहीं रखे होंगे, बैंकों में भरे नहीं होंगे। मैं ये मानकर चला था कि भाई अर्थशास्त्री होते हैं, प्रधानमंत्री को शायद नहीं समझ में आता है, लेकिन तो पूरा अर्थ मंत्रालय होता है, बाकी सब सिस्टम होती है, उनको तो सब पता होता है। तो मैं ये मानकर चला था कि पूरे बैंकों में पहले से नोट वोट भर दिए हैं और केवल लोगों को जाना है और चेंज करने हैं। अगर केवल जाकर चेंज करने एक दिन में आपको जितने चाहिए आपके 50,000 रुपए, तो 50,000 की चेंज आपको मिल जाएगी, ऐसी अवस्था रहती तो इतनी लाइनें लगना और बाकी का सब होता ही नहीं। केवल नोट चेंज करने हैं, इतनी बात है, इतना ही किया होगा। तो मैंने भी पहले पहले दिन तो डिक्लेयर हुआ तब समर्थन ही किया था। जब ये लाइनें लग गई और 2,000 के ऊपर नहीं देंगे और 3,000 के ऊपर नहीं देंगे, ऐसी बातें चलने लगी, तब ध्यान में आया कि सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी। अर्थ मंत्रालय के अधिकारियों का इसमें हिस्सा ही नहीं था, उनकी सूचनाओं का कोई संबंध नहीं था। शायद अर्थ मंत्री को भी पता था, नहीं पता था, क्या मालूम। तो ऐसे जो निर्णय लिए गए हैं, तो ये निर्णय लेने का मतलब ही ऐसा है कि अर्थव्यवस्था की जानकारी नहीं है, कि भारत की अर्थव्यवस्था 80% कैश में चलती है, इसकी जानकारी नहीं, जबकि वो गुजराती है। गुजरात में सबसे बड़ा कैश का लेन देन होता है। गुजरात के व्यापारी बड़े पैमाने पर कैश से ही काम चलाते हैं, तो भी इनको मालूम नहीं है। किसान हो, मजदूर हो, सब कैश में ही काम करते हैं। पूरा देश 80% देश कैश पर चलता है, और एकदम से आपने 500 और 2,000 के नोट बंद कर दिए। बेरोजगारी की समस्या, अरे किसानों की समस्या और बेरोजगारी की समस्या साथ में चलती है। किसानों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो रोजगार कैसा बढ़ेगा? 50% जनता के हाथ में पैसा ही नहीं होगा, वो अगर भूखे मरने की उन पर नौबत है, तो नेचुरली सभी रोजगार डूबने वाले हैं उसमें। ये कॉमन सेंस है इकोनॉमिक्स के। कुछ ऐसी कई चीजें हैं जो चीजें हमारे अर्थशास्त्र का ज्ञान न होने वाले पार्टी के ध्यान में नहीं आए। ठीक है ना, हर एक को हर चीज का ज्ञान नहीं होता है ना, लेकिन कोई एक्सपर्ट्स होते हैं उस क्षेत्र के, उनकी मदद लेनी होती है, तो वो भी हमने नहीं ली। इस कारण ये सब समस्याएं बैड गवर्नेंस के कारण निर्माण हुई है, जो कि मनमोहन सिंह ने पूरे दुनिया की मंदी, यानी रिसेशन आ रहा था तो उसको थोपा था। अर्थशास्त्री थे, उतने होशियार थे, उन्होंने भारत पर कम से कम परिणाम होने दिया, ये उनकी विशेषता रही है। इसके बावजूद उनको कोई क्रेडिट नहीं मिला, उल्टा भ्रष्टाचारी पूरा सिस्टम कर कर, सिस्टम के हेड कर कर उनकी जो भी बदनामी हुई वो हुई। और ये बड़े साफ तरीके वाले पंत प्रधान आए हैं, लेकिन ये बातों की समझ न होने के कारण उन्होंने काफी गलतियां कर दी, और उसके परिणाम अब देश भुगत रहा है। तो उस पर से ध्यान हटाना एक बात तो है, लेकिन ये बात वहां तक सीमित नहीं है। हमने इस भ्रम में नहीं रहना है कि ये केवल उनकी ध्यान हटाने की चाल है। ऐसा नहीं है, ये उनका एजेंडा है। वो मुस्लिमों को अलग थलग सिद्ध करना चाहते हैं, उनके मन में असुरक्षा का भाव निर्माण करना चाहते हैं। वो हर भारतीय नागरिक को एक लाइन में खड़ा करना चाहते हैं। ये अलग ढंग का डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसका ये हिस्सा है। हम निर्णय लेंगे, उसके अनुसार देश चलेगा, ये एटीट्यूड है उसके पीछे का। और फिर पोलराइजेशन की राजनीति है।
उसका भी इसमें काफी हिस्सा है। नहीं तो लगातार जो निर्णय हो रहे हैं, ट्रिपल तलाक, 370, ये इस ढंग का कानून, इस कानून में मुसलमानों को एक्सक्लूड करना, तीनों देशों के बारे में ही उसको नामजद करना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब उस नीति का परिणाम है। ये केवल ध्यान हटाने तक की ये कवायद नहीं है, ये कवायद के उद्देश्य भी अलग है। उन उद्देश्यों को भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। वो दोनों चीजें साध्य करना चाहते हैं। जब वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं इलेक्शन के पहले, पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक, ये केवल इलेक्शन जीतने का ही सवाल नहीं होता है। इलेक्शन जीतना ये सबसे बड़ा हिस्सा है उसमें, लेकिन उसमें से फिर से पोलराइजेशन बढ़ रहा है। हम घुस के मारेंगे, फिर बाकी करने की क्या आवश्यकता है? बेरोजगार रहे तो क्या बिगड़ता है? अर्थव्यवस्था ठीक से काम नहीं करेगी तो क्या बिगड़ता है? घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे, बस उसमें ही हम सब खुश हो जाए, बस हो गया। घुस के मारेंगे, पाकिस्तान भेज देंगे, भूखे मरते रहेंगे, उससे क्या फर्क होता है? ये जो भावनात्मक उन्माद तैयार कर कर वो पोलराइजेशन करते हैं और उसके आधार पर पार्टी पॉलिटिक्स के अपना जो भी एजेंडा है पूरा करते हैं, उसका ये हिस्सा है। ये हमने नहीं भूलना चाहिए। ये केवल ध्यान हटाने तक सीमित नहीं है। इसीलिए मैंने विवेकानंद जी से शुरुआत की कि हमारा भारत ये है जो विवेकानंद जी ने कहा है, और इसको जाहिर तरीके से कोई नकार नहीं सकता। आरएसएस भी नहीं नकार सकती और बीजेपी भी नकार नहीं सकती। इसलिए मैंने विवेकानंद जी का ही वो स्टेटमेंट आपके सामने रखा है, उनका भाषण आपके सामने रखा है। उसके पीछे का वो कारण था। तो ये हमारा जो भारत का मेन स्ट्रक्चर है, बंधु भाव का, सबको साथ में लेकर चलने का नारा तो है हमारा, सबका साथ सबका विकास। वो सही नारा है भाई, उसका अमल करो, आप सही माने में अमल करो, केवल नारा मत रखो।